हेलो एवरीवन, दिस इज इंद्र विक्रम। वेलकम टू सोशल स्कूल। तो थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 का चैप्टर 2 का लास्ट टॉपिक आप डिस्कस करने जा रहे हो। लगभग सेकंड लास्ट या लास्ट ही है, ये टेंशन नहीं लेना है क्योंकि चैप्टर 2 जो है वो अबाउट टू कंप्लीट ही होने वाला है। और इस टॉपिक का नाम क्या है? बैक टू बेसिक्स। अब ये कौन से बेसिक्स हैं जिनकी तरफ हम वापस जाने वाले हैं? तो इस पूरे वीडियो में आप समझोगे कि बैक टू बेसिक्स का मतलब क्या है, कौन सी बेसिक चीज हम समझने वाले हैं और उन बेसिक्स के बेसिस पर हमें क्या क्या इंफॉर्मेशंस मिलती हैं, ये आपको मैं आज की वीडियो में बताऊंगा। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। बैक टू बेसिक्स का मतलब क्या है? देखो, जब पूरा चैप्टर शुरू हुआ था आपका थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री का, आपका जो चैप्टर 2 है यानी पार्ट 1 का चैप्टर 2 जो है, ठीक है, जिसको आपने किंग्स फार्मर्स एंड टाउन चैप्टर को नाम दिया हुआ है। तो जब ये चैप्टर शुरू हुआ तो उस दौरान एक बैकग्राउंड के साथ ये चैप्टर शुरू हुआ था। याद आ रहा होगा आपको, प्रिंसेप कुछ ऐसा करके याद आ रहा है, प्रिंसेप और पियदसी। प्रिंसेप कौन था? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने क्या किया था? कुछ एक्सकेवेशंस किए थे और एक्सकेवेशंस के दौरान उसको कुछ इंस्क्रिप्शन मिले थे और इंस्क्रिप्शंस में कुछ लैंग्वेजेस लिखी हुई थी। फिर उनको डिकोड किया गया और फिर कहानी शुरू हो गई इंडिया के राजनीतिक हिस्ट्री की, पॉलिटिकल इतिहास की। मतलब हिंदी में बोल दो तो राजनीतिक इतिहास और अंग्रेजी में बोल दो तो पॉलिटिकल हिस्ट्री, ऐसा। तो इसका शुरुआत हो गया बेसिकली यहाँ से। तो वहाँ से हमने पूरी हिस्ट्री पढ़ के और ख़त्म कर दी है और अब हम लास्ट में समझेंगे कि बेसिकली इंस्क्रिप्शंस को डिसाइफर कैसे करते हैं। मतलब बेसिक्स का मतलब थोड़ा सा ये है कि किस किस तरीके से इंस्क्रिप्शन को डिसाइफर किया जाता है, क्या क्या चैलेंजेस आ जाते हैं डिसाइफर करने के दौरान, यानी उनको पढ़ा कैसे जाता है, डिकोड कैसे किया जाता है। तो डिसाइफर करने का मतलब वेरी सिंपल यहाँ पे कि उसको डिकोड कैसे किया जाता है, उसको पढ़ा कैसे जाता है, हाउ टू अंडरस्टैंड, हाउ टू रीड द इंस्क्रिप्शंस। बेसिकली रीडिंग का मतलब है कि समझते हुए पढ़ना, ठीक है। रीडिंग मतलब वाइल अंडरस्टैंडिंग, समझते हुए उसको पढ़ना। तो हाउ इंस्क्रिप्शंस आर डिसाइफर्ड, किस तरीके से इंस्क्रिप्शन या अभिलेखों को डिकोड किया गया। सो फार अभी तक हमने क्या किया? वी हैव बीन स्टडीइंग एक्सर्प्ट्स फ्रॉम इंस्क्रिप्शन। अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हम जितना हमने पूरा चैप्टर पढ़ा, इस पूरे चैप्टर में हमने क्या किया कि हमें जितने भी इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, अभिलेख मिले हैं, जितने भी लोगों के हैं, आपने देखा समुद्रगुप्त से लेके प्रभावती से लेके अशोक, सभी के इंस्क्रिप्शंस आपने देख लिए। प्रयाग प्रशस्ति हो, चाहे गिरनार आपका इंस्क्रिप्शन हो, चाहे अशोका के इंस्क्रिप्शन हो, सारे देखे ना आपने। तो इन सब में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है, आपको डेफिनेटली मिलती है। अब आपने अभी तक पूरी अपनी कहानी इंस्क्रिप्शन के बेसिस पर समझने की कोशिश की है। हिस्टोरियंस आपको, जैसे प्रयाग प्रशस्ति का मैं एग्जांपल दे रहा था या मैं गिरनार का एग्जांपल समझा रहा था आपको प्रीवियस वीडियोस में, कुछ ना कुछ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट समझने को मिलता है हमें। तो अभी तक हमारे जो समझने का स्रोत रहा है या जो चीज़ें निकल के आई हैं वो सिर्फ इंस्क्रिप्शन से निकल के आई हैं। क्लियर है? बहुत कुछ लिटरेचर का भी इंपॉर्टेंट रोल रहा है, मतलब अदर थिंग्स भी रही हैं यहाँ पे, ठीक है। अमंग्स दी अदर थिंग का सिंपल मतलब है कि देयर वर सर्टेन लिटरेचर्स, कुछ लिटरेचर भी तो थे। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं कि लिटरेचर वगैरह नहीं थे यहाँ पे। ऑलराइट, बट हाउ डू हिस्टोरियंस फाइंड व्हाट इज रिटन ऑन देम? तो लिटरेचर वगैरह समझना तो बड़ा आसान हो गया, कॉइन्स वगैरह मिले, ठीक है, लिटरेचर हो गया, कॉइन्स हो गए, ये समझना आसान है। लेकिन जब बात आती है इंस्क्रिप्शन की, तो इंस्क्रिप्शन को हम कैसे समझें? क्योंकि उस ज़माने में जो लैंग्वेज लिखी हुई है, उस लैंग्वेज की स्क्रिप्ट जो है कई बार आसान नहीं। जैसे लिटरेचर में क्या है, ज़्यादातर बुद्धिस्ट लिटरेचर है, पाली लिटरेचर वगैरह है, संस्कृत लिटरेचर वगैरह है, तो इनको समझना थोड़ा सा आसान है। लेकिन इंस्क्रिप्शंस में ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, खरोष्टी स्क्रिप्ट है, तो पाली स्क्रिप्ट है, ठीक है, अरामिक स्क्रिप्ट है। तो बेसिकली ब्राह्मी और खरोष्टी की बात करें अगर हम, तो इनको समझना आसान इसलिए नहीं था क्योंकि 19वीं और 20वीं शताब्दी, 19th और 20th सेंचुरी आते आते जब ये बहुत तेज़ी से काम चल रहा है इंडिया की हिस्ट्री को समझने खोजने का, उस समय तक तो ये स्क्रिप्ट आते आते लगभग वो प्रैक्टिस में ही नहीं बची हैं। तो फिर हम कैसे उसको डिसाइफर करेंगे? क्लियर है? चलो, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि ब्राह्मी को डिसाइफर करने में क्या क्या कोशिश की गई, कितनी सफलता मिली और कितनी असफलता मिली, कितने लेवल पर आपको इंफॉर्मेशन मिल पाई है। मोस्ट स्क्रिप्ट्स यूज्ड टू राइट मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, ठीक है। ज़्यादातर स्क्रिप्ट जो है आपको रिलेटेबल, देखो इसमें क्या होता है, लैंग्वेजेस का अपना एक इतिहास है, ठीक है। इनफैक्ट इंडियन लैंग्वेजेस को भी आप ट्रेस करना शुरू करेंगे तो यू कैन गेट सम इंस्टेंसेस कि आपको यूरोप की लैंग्वेजेस में कुछ न कुछ इनकी स्क्रिप्ट में समानताएं मिलनी शुरू हो जाएंगी।
ठीक है, संस्कृत की इंग्लिश में समानताएं मिलनी शुरू हो जाएंगी, इंग्लिश की संस्कृत में समानताएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो इस तरीके से लैंग्वेजेस की हिस्ट्री को अगर हम ट्रेस करना शुरू करते हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ हमें सिमिलैरिटीज़ मिलनी शुरू होती हैं इन टर्म्स ऑफ एटिमोलॉजी, यानी उनको इनकी ओरिजिन क्या है, और इन टर्म्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन वगैरह। तो उनके उद्भव या उनके बोलने के तरीके के हिसाब से लैंग्वेजेस में काफ़ी कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिलेटिबिलिटी जो है वो निकल के आ जाती है, कुछ रिलेशन निकल के आ जाता है। तो ज़्यादातर भारत में आज के डेट में जो आधुनिक भाषाएं विकसित हैं, ठीक है, इन विकसित भाषाओं का जो ओरिजिन पॉइंट आता है, या मैं कहूँ कि इनको जो डराइव किया गया है, इनकी जो व्युत्पत्ति की गई है, इनका जो सोर्स है वो क्या है, वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। सो मोस्ट ऑफ द इंडियन लैंग्वेजेस आर डिराइव्ड फ्रॉम द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ध्यान रखना, आज की डेट में इंडिया में जितनी भी लैंग्वेजेस हम ज़्यादातर लिख रहे हैं, इन लैंग्वेजेस इनफैक्ट हिंदी की देवनागरी में भी काफ़ी कुछ ब्राह्मी के रेफरेंसेस हैं, ठीक है। तो इनका जो अगर हम ट्रेस करें रूट, तो हमें देखने को मिलता है कि ब्राह्मी से डिराइव्ड है। द स्क्रिप्ट यूज्ड इन मोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शन इज ऑल्सो द ब्राह्मी। ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है वो भी अशोक के इंस्क्रिप्शन की मेन लैंग्वेज है। ज़्यादातर जो भाषा लिखी है अशोक के इंस्क्रिप्शन में वो ब्राह्मी भाषा है। क्लियर। 18वीं शताब्दी यानी 18th सेंचुरी के आसपास जब ये इंस्क्रिप्शंस एक्सकेवेट किए गए, स्पेशली जेम्स प्रेसप, जिसका हमने अभी शुरुआत में जिक्र किया वीडियो के शुरुआत में, तो यूरोपियन स्कॉलर जो हैं आपके, यूरोप के स्कॉलर्स, यही लोग सब लोग खुदाई उदाई में लगे हुए थे, ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो यूरोपियन स्कॉलर्स जितने हैं, अब इनको तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट आएगी नहीं इतना बढ़िया से, है ना। अंग्रेजी लिखी होती तो बहुत अच्छे से समझ जाते, लैटिन लिखी होती, ग्रीक लिखी होती अगर मान लो अशोक के इंस्क्रिप्शन में, तो इट वॉज वेरी इजी फॉर देम टू अंडरस्टैंड, इट वॉज वेरी इजी फॉर देम टू डिसाइफर, बहुत तेजी से डिसाइफर कर लेते। लेकिन अब आसान नहीं था, तो यूरोपियन स्कॉलर ने क्या किया, दे वर सीकिंग फॉर द हेल्प, ठीक है, दे सीक द हेल्प ऑफ इंडियन पंडित्स। तो भारत में जो उस समय पंडित का मतलब है कि वो जो जानकार लोग हैं थोड़ा सा, उनकी हेल्प लेनी शुरू कर दी। पर लिंग्विस्टिक्स जो थे, जैसे संस्कृत के ज्ञाता हो गए या दूसरे और अन्य भाषाओं के जो ज्ञाता हो गए, इनकी मदद लेना शुरू की। और इन लोगों ने कोशिश किया कि किस तरीके से ट्रेस करें हम ये जो भाषा है लिखी हुई है, इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई होगी। प्लस पंडित वगैरह भी, अब पंडित भी उनमें से उस समय उन्होंने कोशिश करी कि भाई जैसे बंगाली के ज़्यादातर क्या है लिटरेचर और इन सब के काम के लिए क्या था, शुरुआत में आपकी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये, और इसके बाद ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये दो ही महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है ये लैंग्वेज और लिटरेचर जितना भी इंडिया में ट्रांसलेट हुआ है, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कलकत्ता में स्थापित किया गया था। इसको 18th सेंचुरी में ही स्थापित किया गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 1700 समथिंग के आसपास। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं, बहुत सारे ऐसे पंडित हैं जो बहुत सारी ऐसी भाषाएं जानते हैं, ठीक है। तो उस समय जो समकालीन बंगाली और देवनागरी के पंडित थे, ध्यान रखना, ठीक है, उस समय पर्टिकुलर 18वीं शताब्दी में जो कुछ लिंग्विस्टिक्स थे, एक्सपर्ट्स थे, और पर्टिकुलरली किस भाषा को बिलोंग करते थे, बंगाली भाषा को बिलोंग करते थे या देवनागरी भाषा को बिलोंग करते थे। क्लियर है। देवनागरी जिसके बारे में मैंने अभी बताया, देवनागरी से ही आपकी जो हिंदी भाषा है जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं अभी बातचीत के दौरान, तो इस हिंदी भाषा की उत्पत्ति देवनागरी से होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ने के लिए कोशिश करी इन्होंने, जितने भी पंडित थे, ठीक है। और इसके अलावा उन्होंने क्या किया कि अच्छा, पढ़ने का बड़ा सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, पढ़ने का बड़ा सिंपल सा एक लॉजिक होता है कि जो लेटर्स होते हैं, इन लेटर्स को कोशिश की जाती है मैच करने की मॉडर्न लैंग्वेजेस के लेटर्स से। इनफैक्ट लेटर बनाने के तरीके या लेटर की जो एटिमोलॉजी होती है, लेटर की जो उत्पत्ति का जो एक सिद्धांत होता है कि कहाँ से कैसे आया है और किन किन लैंग्वेजेस में, जैसे आ को ही लिखोगे आप, तो आ को आप हिंदी भाषा में इस तरीके से, ठीक है, उसी को आप फिर ब्राह्मी में, उसी को आप संस्कृत में, उसी को आप बंगाली में, तो इनके रिप्रेजेंटेशन या इनके शो करने के तरीके थोड़े से अलग हो जाते हैं, बट प्रोनाउंसिएशन तो एक ही तरीके का रहता है। और बनावट में भी कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आते, ग्रेजुअली वो चेंज होते चले जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई तो पंडित ऐसा होगा ना जो उसके फिर चेंज के रूट को ट्रेस करके पता लगा लेगा कि अच्छा हाँ, ये जो यहाँ पे अक्षर लिखा हुआ है, लेटर लिखा हुआ है, ये बेसिकली आ या दा बा सा जो भी पर्टिकुलर लिखा होगा वहाँ पे वही होगा। तो मैन्युस्क्रिप्ट को इन लोगों ने पढ़ने की कोशिश की, ठीक है। और वो कैसे कर रहे थे, दे वर ट्राइंग टू डिसाइफर इट, कंपेयरिंग देयर लेटर्स विद
ओल्डर स्पेसिमैन, ठीक है। आज का ही, जैसे आज के डेट में आप देखो तो शायद आपको ध्यान होना हो, लेकिन जैसे ये हिंदी का आ है, तो हिंदी का आ आपको ज़्यादातर ऐसा मिलेगा, लेकिन कुछ कुछ भाषाओं में यही ये कुछ इस तरीके से या कुछ इसी तरीके से लिखा जाता था, ठीक है। इस तरीके से उसको भी आ की तरह ही पढ़ते थे, कुछ कुछ इस तरीके से, मतलब आ को ही 2-3 तरीक़ों से लिखा जाता था हिंदी में ही। अब प्रचलन में ज़्यादातर ये वाला आ है, आपका ये वाला आ ज़्यादा प्रचलन में आता है, ठीक है। तो कुल मिला के ये कंपैरिजन कर रहे हैं कि जो ओल्डर स्पेसिमेन लेटर्स थे, हो सकता है इनमें से कुछ लेटर्स, कुछ अक्षर मिलते चलें, समझ रहे हो। यानी आज जो उस समय 19th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में जो लेटर्स चल रहे हैं, जो अक्षर चल रहे हैं, प्रचलन में है, प्रैक्टिस में है, इनको हो सकता है आज से 100 साल, 200 साल, 500 साल पहले थोड़ा सा दूसरे तरीके से लिखा जाता रहा हो। क्लियर है। तो उससे फिर उसके भी पुरानी टाइमिंग में चले जाएंगे कि उसके पहले कैसे लिखा जाता था इसको, तो डेफिनेटली ये रिलेटेबिलिटी आ जाएगी यहाँ से, और इस तरीके से वो जो भाषा लिखी हुई वो डिकोड हो जाएगी। चलो, स्कॉलर्स हु स्टडीड अर्ली इंस्क्रिप्शन समटाइम एज्यूम्ड, ऐसे स्कॉलर्स, वो पंडित और जितने भी सारे एक्सपर्ट्स लोग लगे हुए हैं जिन्होंने उन इंस्क्रिप्शंस को बहुत अच्छे से पढ़ा, कई बार उनको ये भी लगा शुरुआत में कि ये जो इंस्क्रिप्शन लिखा गया है, पहले नहीं समझ पाए कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट या खरोष्ठी स्क्रिप्ट इतना आसान नहीं था ना, तो उन्होंने इसको क्या किया, उस लैंग्वेज से रिलेट करने की कोशिश की जो ज़्यादा कॉमन थी, जैसे संस्कृत। तो उनको क्या लगा कि ये संस्कृत भाषा हो सकती है, तो स्कॉलर्स हु स्टडीड अर्ली इंस्क्रिप्शन समटाइम्स अज्यूम्ड दैट दीज वर इन संस्कृत, ज़्यादातर ये संस्कृत भाषा से ही आए हुए होंगे। हालांकि पुराने जितने भी इंस्क्रिप्शंस हैं, इनमें सिमिलैरिटी संस्कृत से उतनी नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि इनके जो प्रोनंसिएशन और इनके लिखावट का तरीका था, स्पेशली जो प्रोनंसिएशन का तरीका था, वो काफ़ी डिफरेंट था। और संस्कृत लैंग्वेज तो शुरू से लेके अभी तक जो आ रही है उसमें कोई इतना बहुत ज़्यादा चेंज हुआ नहीं था। तो फिर शुरू में इन्होंने एज्यूम किया ऐसा कि संस्कृत है, लेकिन जब डिकोड करना शुरू किया तो समझ पाए कि संस्कृत नहीं है यार। और वैसे भी संस्कृत अगर होती तो संस्कृत, फिर इतने सारे इंस्क्रिप्शंस में संस्कृत लिखाई गई होती तो अशोक तो संस्कृत भाषा का प्रयोग क्यों करेगा? क्योंकि बुद्ध ने खुद संस्कृत भाषा का प्रयोग नहीं किया, और संस्कृत तो आम जन की भाषा थी नहीं, कॉमन लोगों की भाषा थी नहीं, है ना। कॉमन लोगों की भाषा क्या थी? पाली भाषा, प्राकृत भाषा, ये कॉमन लोगों की भाषा थी। तो माइट भी ज़्यादातर इंस्क्रिप्शंस भी जो लिखे गए हैं वो प्राकृत और पाली भाषा में लिखे गए होंगे, ताकि कॉमन मास इनको पढ़ सके, समझ सके, ठीक है। इसलिए हम देखते हैं, अच्छा, डिकोड करने पे भी बाद में यही पता चल रहा है कि कुछ कुछ प्राकृत में है, कुछ कुछ ब्राह्मी है, जो भी अलग अलग लैंग्वेजेस में है, ठीक है। तो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस वर इन फैक्ट इन प्राकृत भाषा में हमें लिखे हुए मिले। इट वॉज ओनली आफ्टर डिकेड्स ऑफ पेनस्टेकिंग, बहुत ज़्यादा माथापच्ची करने के बाद पहले संस्कृत एज्यूम किया, फिर इन्होंने देखा कि नहीं यार, संस्कृत वगैरह का तो प्रयोग नॉर्मल कॉमन मास नहीं करता था, ब्राह्मण और उच्च वर्ग और पढ़ा लिखा वर्ग ज़्यादा करता था, तो फिर ये प्राकृत हो सकती थी, क्योंकि प्राकृत भाषा ज़्यादा बोली जाती रही होगी। उसके बाद भी अब जब क्लैरिटी नहीं मिल रही ना, प्राकृत भाषा एज्यूम करने से तो नहीं हो जाएगा, जब आप डिकोड करोगे तब जाके क्लैरिटी आएगी कि लिखा क्या है। तो फिर यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स चलते रहे, मतलब डिकोडिंग की प्रोसेस चलती रही, और एक लंबे अंतराल के बाद काफ़ी पेनफुल इन्वेस्टिगेशन, या कह सकते हैं काफ़ी माथापच्ची और काफ़ी परिश्रम, हार्डवर्क करने के बाद बहुत सारे जो एपिग्राफिस्ट्स हैं, जैसे कि जेम्स प्रिसेप्ट वगैरह, आगे दोबारा जिक्र इसका, ठीक है ना। तो यही तो है जिसने शुरुआत किया है। जो सेकंड चैप्टर में आपकी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री शुरू हो रही है, इसका रेफरेंस देके ही शुरू किया गया, ठीक है ना। तो अब ठीक है, अंग्रेज हैं, देखो इसको मेहनत, शायद इसमें उतनी मेहनत नहीं करी होगी जितनी मेहनत बाकी लोग कर रहे हैं डिकोड करने में, पर ठीक है, अंग्रेजों का टाइम पीरियड चल रहा है तो क्रेडिट लेना तो बनता है। तो जेम्स प्रिसेप्ट जो है इस तरीके से फाइनली सक्सेसफुल होगा 1838 में। तो कहानी लिंक हो गई ना बैक टू बेसिक्स, कि क्यों हम बेसिक्स की तरफ डिस्कशन कर रहे हैं, मतलब जो वहाँ पर प्रक्रिया शुरू हुई थी वो पूरी कहानी आपको समझा दिया गया, और उसके बाद फिर अब बताया जा रहा है कि कैसे कितनी मेहनत करके उस इंस्क्रिप्शन को डिकोड किया गया। तो फाइनली आफ्टर अ पेन स्टैकिंग इन्वेस्टिगेशन इन 1838, जेम्स प्रिसेप्ट जो है वो डिसाइफर करने में सफल रहा कि अशोक ने जो लैंग्वेज इंस्क्रिप्शंस में यूज़ की हुई है, ज़्यादातर वो कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल की हुई है? ब्राह्मी लैंग्वेज को उसने लिखा हुआ है। ब्राह्मी क्लियर हो गई आप लोगों को। अब हम खरोष्ठी के बारे में बात करते हैं। द स्टोरी ऑफ द डिसाइफरमेंट ऑफ खरोष्ठी, ठीक है, खरोष्ठी भाषा। तो जो स्क्रिप्ट है, उत्तर पश्चिम के जो क्षेत्र हैं इंडिया में, अफगानिस्तान हो गया, ठीक है,
अफगानिस्तान वगैरह वाले एरिया जो हो गए, इन एरियाज़ में आपको जितने भी इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं नॉर्थ वेस्ट वगैरह में, अफगानिस्तान, कांधार, यहाँ अशोका ने जो इंस्क्रिप्शंस रखवाए, इन इंस्क्रिप्शंस की जो लैंग्वेज मिलती है वो कौन सी लैंग्वेज मिलती है? खरोष्ठी लैंग्वेज मिलती है, ठीक है। और ये थोड़ा सा अलग है, डिसाइफरमेंट ऑफ खरोष्टी, द स्क्रिप्ट यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शन द नॉर्थ वेस्ट एरिया, ध्यान रखिएगा, इज डिफरेंट, थोड़ा सा ये अलग है। और क्यों अलग है ये खरोष्ठी? अभी खरोष्ठी कैसे डिफरेंट है, हाउ द खरोष्ठी इज डिफरेंट, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि जो नॉर्थ वेस्ट में इस्तेमाल हुई ये भाषा, इट वॉज डिफरेंट। तो देखो खरोष्ठी को भी जेम्स प्रिंसेप ने ही डिकोड किया। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने ही डिकोड किया, प्रिंसेप, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जेम्स प्रिंसेप जब नॉर्थ वेस्ट के एरिया की तरफ खरोष्ठी के इंस्क्रिप्शंस को डिकोड करना शुरू कर रहा होगा, तो उस समय इसने क्या किया कि ज़्यादातर जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन थे इसके, जो डिकोड करने में हेल्प कर रहे थे, वो थे इंडो ग्रीक कॉइन, क्योंकि बड़े पैमाने पर इंडो ग्रीक रूलर्स जो है इन्होंने नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों में रूल किया हुआ था। और जैसे आपके ये मिनेंडर वगैरह, तो इन लोगों ने जो सिक्के इशू करे थे, इंडो ग्रीक रूलर्स ने जो कॉइन्स इशू किए थे, इनमें इंडो ग्रीक रूलर्स के नाम थे। और आपकी जो खरोष्ठी है, इट वॉज कंसिडर्ड एज, ये इंडो आर्यन डायलेक्ट कंसिडर की जाती है, ध्यान रखना, मतलब इट वॉज अ इंडो आर्यन डायलेक्ट है, जिसमें कुछ कुछ जो वर्ड हैं ये ग्रीक के भी वर्ड हैं, कुछ कुछ जो इसमें लेटर्स हैं ये ग्रीक लैंग्वेज से मिलते जुलते हैं। और इन फैक्ट इसमें एक खासियत एक और है कि जो न्यूमेरिकल्स वगैरह लिखे जाते हैं, ये न्यूमेरिकल्स काफ़ी कुछ रोमन न्यूमेरिकल से मिलते जुलते हैं, ठीक है। रोमन लैंग्वेज जो थी, मतलब रोमन साम्राज्य में जो चलता था बेसिकली, तो उसमें जो लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था, तो उससे इसने क्या किया कि डिकोड करना शुरू किया, डिसाइफर करना शुरू किया। क्लियर है? इस पूरे एरिया में इंडो ग्रीक रूलर्स ने जो जो सिक्के जारी किए थे, उन सिक्कों को डिकोड करना शुरू किया और देखा कि बड़े पैमाने पर खरोष्ठी लैंग्वेज समझ में आनी शुरू हो रही है। और देखा कि खरोष्ठी और कुछ भी नहीं है, उत्तर भारत में उस समय जो प्राकृत लैंग्वेज बोली जाती थी, प्राकृत लैंग्वेज को लिखने का जो तरीका था, उसकी जो स्क्रिप्ट है बेसिकली वही, जैसे आज हिंदी हम लिखते हैं और हिंदी की जो स्क्रिप्ट है वो देवनागरी स्क्रिप्ट कहलाती है, हिंदी भाषा की जो स्क्रिप्ट है उसे हम देवनागरी स्क्रिप्ट कहते हैं। वैसे ही जो खरोष्ठी स्क्रिप्ट है उसी का ही उसी से जो लैंग्वेज क्रिएट होती है वो लैंग्वेज है आपकी प्राकृत लैंग्वेज। और ये राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, ध्यान रखना। कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी। मतलब जैसे मैं अगर अभी इस तरीके से खड़ा हुआ हूँ और नॉर्मली आप लोग ऐसे ऐसे लिखते हैं जब भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ आप ऐसे ही लिखेंगे, इस तरीके से राइट टू लेफ्ट की तरफ लिखेंगे, ठीक है। तो दिस इज हाउ दी खरोष्ठी स्क्रिप्ट वाज रिटन। क्लियर है? दीज कॉइन्स कंटेन द नेम ऑफ द किंग रिटन इन द ग्रीक। अब देखो जैसा मैंने कहा, क्लियर है? तो खरोष्ठी स्क्रिप्ट में वहाँ पर इंडो ग्रीक जो रूलर्स हैं, इन्होंने जो कॉइन्स इशू किए थे उसमें सेम टाइप की लैंग्वेज लिखी हुई थी। अब उसने उसको पहले कॉइन को डिकोड करवाया और इसके बाद उसमें से बहुत सारे एटलीस्ट लेटर्स के ट्रेसेस मिल गए उसको, और फिर उसने यूरोपियन स्कॉलर्स की सहायता से, ठीक है, हुड कुड रीड द फॉर्मर कंपेयर्ड द लेटर्स, मतलब जो कॉइन्स वगैरह में लेटर्स लिखे हुए हैं उनको यूरोपियन स्कॉलर के थ्रू, क्योंकि यूरोपियन स्कॉलर अब ग्रीक वगैरह लैंग्वेज को बहुत ईजिली डिकोड कर लेंगे, ठीक है, तो उनकी हेल्प से इसने क्या किया, फिर इंस्क्रिप्शंस की लैंग्वेज को डिकोड करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये इट वाज इजी फॉर द यूरोपियन स्कॉलर टू डिकोड दिस लैंग्वेज। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए जैसे ए सिंबल है, ठीक है, कुड बी फाउंड इन बोथ स्क्रिप्ट्स, ठीक है, फॉर राइटिंग द नेम सच एज अपोलोडोटस। तो ए जो है, या लेटर ए की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ए लेटर वाज रिटन इन बोथ द लैंग्वेजेस। क्लियर है? दोनों तरफ आपको मिल जाएगा, जो ग्रीक्स इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज में और जो यहाँ पर खरोष्ठी में इस्तेमाल हुआ है। क्लियर है? जैसे मान लो अगर राजा का नाम लिखना है अपोलोडोटस, तो अपोलोडोटस जो है वो ग्रीक में भी ऐसे ही लिखा होगा और खरोष्ठी लैंग्वेज में भी, खरोष्ठी स्क्रिप्ट में भी ऐसे ही लिखा होगा। क्लियर है? तो इट वॉज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। चलो, सो विद प्रिंसिप आइडेंटिफाइंग द लैंग्वेज, खरोष्ठी को जैसे इसने बहुत अच्छे से डिकोड किया, समझ लिया कि जैसा मैंने कहा अभी कि खरोष्ठी स्क्रिप्ट जो है लैंग्वेज प्राकृत लैंग्वेज ही है, या मैं कहूँ कि प्राकृत की स्क्रिप्ट जो है, मतलब वाइसे वर्सा कह दो आप इसको, कि प्राकृत और खरोष्ठी आर बोथ आर सिमिलर, और जो खरोष्ठी लिपि है या स्क्रिप्ट है उसी से आगे जाके प्राकृत भाषा, प्राकृत लैंग्वेज डेवलप होती है। इट बिकेम पॉसिबल टू रीड द लॉन्गर इंस्क्रिप्शन एज वेल। और जब ये क्लियर हो गया कि खरोष्ठी के
जो स्क्रिप्ट के वर्ड्स हैं वो प्राकृत लैंग्वेज में आपको मिलेंगे और प्राकृत भाषा ही है वो, तो फिर इस तरीके से इंस्क्रिप्शंस को डिकोड करना आसान हो गया, क्योंकि प्राकृत भाषा में जो शब्द दिए गए हैं वो देखे गए और इंस्क्रिप्शन से वो मैच होने लग गए। तो इट वॉज वेरी ईजी फॉर देम टू डिकोड द खरोष्टी। तो ब्राह्मी और खरोष्टी हो गई और बेसिक्स भी आपके क्लियर हो गए। अब देखो हिस्टोरिकल एविडेंसेस फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन, क्या क्या आपको पता चलता है और किस किस तरीके की चीज़ें पता चलती हैं, ठीक है। टू फाइंड आउट हाउ एपिग्राफिस्ट, एपिग्राफिस्ट कौन होते हैं? दोज हु स्टडी द इंस्क्रिप्शंस, ऐसे लोग जो इंस्क्रिप्शंस को स्टडी करते हैं उनको हम कहते हैं एपिग्राफिस्ट, ठीक है। इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। सो दोज हु स्टडी द इंस्क्रिप्शंस आर कॉल्ड एपिग्राफिस्ट्स, क्लियर है। तो एपिग्राफिस्ट यानी वो लोग जो इंस्क्रिप्शंस के स्पेशलिस्ट हैं, इसके अलावा इतिहासकार, हिस्टोरियंस, ठीक है। ये समझने की कोशिश करेंगे, मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि हिस्टोरियंस ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरीके से एपिग्राफिस्ट काम करते हैं, मतलब कुल मिला के ये है। तो हाउ द एपिग्राफिस्ट आर बेसिकली वर्किंग टू अंडरस्टैंड द राइटिंग एंड ऑल द थिंग्स रिटन इन द इंस्क्रिप्शन, ठीक है। हिस्टोरियन जो है वो कोशिश कर रहे हैं। लेट अस लुक एट 2 अशोकन इंस्क्रिप्शंस। अशोक के कुछ 2 इंस्क्रिप्शंस के हम एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे और उन एग्जाम्पल को लेके समझते हैं यहाँ पे। क्लियर है कि हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। दैट द नेम ऑफ द रूलर अशोका, मतलब कहने का कि भाई इन्होंने जांचा परखा होगा पहले भाषा को, भाषा जांचने परखने के बाद जब भाषा समझ में आ गई होगी तो भाषा पूरी पढ़ी गई होगी, देखा गया होगा कि क्या लिखा गया है। अच्छा, एक पर्टिकुलर मैसेज लिखा गया है, मैसेज किसने लिखाया है अब ये समझ नहीं आ रहा, तो किसी न किसी पर्सन का नाम होगा ही। अगर कोई जानकार पर्सन है, बड़ा इजी फेमस रूलर है तो ठीक है, लेकिन अगर मान लो उसका कॉमन नाम कुछ अलग है और उसमें लिखा हुआ नाम अलग है तो दिक्कत होगी, जैसे अशोक के साथ हो रही। इसीलिए अशोक का एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे। अशोक का इंस्क्रिप्शन में नाम कुछ और है और वास्तविक नाम कुछ और था, तो वास्तविक नाम अशोक था लेकिन इंस्क्रिप्शन में उसने अपने नामों को अलग अलग लिखाया हुआ है। तो आप सोर्स 10 जो है किताब का जब देखोगे उसमें देवानाम पी और पी दसी का जो जिक्र आता है, सोर्स 10 जो आपका बुक का दिया हुआ है उसमें पढ़ोगे, क्लियर है। तो वहाँ ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि वो टाइटल्स अडॉप्ट किया हुआ है, उसने बहुत अलग अलग नाम अपने साथ जुड़े हुए हैं। तो अब इतिहासकार जो है और इंस्क्रिप्शंस एपिग्राफिस्ट जो हैं इसको कैसे समझते हैं, कैसे साथ में काम करते हैं, ये समझने के लिए कि यार है क्या, किस बारे में यहाँ पे रेफरेंस दिया गया है। तो अशोका का नाम अशोका मेंशन नहीं है, उसके इंस्क्रिप्शन में अशोका का नाम अशोका मेंशन नहीं है, मतलब एक एक्चुअल नाम, ओरिजिनल नाम उसका मेंशन नहीं है जिस नाम से वो इतिहास में प्रसिद्ध है। सो व्हाट इज यूज इंस्टेड आर टाइटल्स, अशोक के टाइटल्स जो है वो लिखे गए हैं। क्लियर है। क्या टाइटल्स अडॉप्ट करता था अशोक? देवानाम पिए मीन्स बिलव्ड ऑफ गॉड, जो देवताओं को प्रिय है, बिलव्ड ऑफ गॉड, ठीक है, देवानाम पिए। दूसरा क्या? पियदसी, प्लीजेंट टू बिहोल्ड, देखने में सुंदर लगे, ठीक है, आंखों के लिए प्लेजेंट हो, तो बिलव्ड ऑफ द गॉड्स एंड प्लीजेंट टू बिहोल्ड, वो जो देखने में सुंदर है वो अशोक। अब कैसे क्लियर करोगे कि ये जिस पर्सन के बारे में बात हो रही है वही है, ठीक है। तो इन्होंने अशोक का जो मैसेज है ये बहुत अच्छे से समझ लिया कि अशोक बुद्धिज़्म को यहाँ पर प्रचार कर रहा है, अशोक बुद्धिज़्म का यहाँ पे प्रचार कर रहा है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब अशोक जो है वो बुद्धिज़्म का प्रचार कर रहा है, ये तो बहुत आसानी से क्लियर हो गया, लेकिन हमें ये कैसे पता चल जाए कि देवानाम पिय जो है और जो पियदसी हैं ये दोनों बेसिकली अशोक ही हैं। तो अशोक के कुछ कुछ ऐसे इंस्क्रिप्शंस हैं, ठीक है, ध्यान रखना। द नेम अशोका इज मेंशन इन सम अदर इंस्क्रिप्शंस, कुछ ऐसे इंस्क्रिप्शंस हैं जिन इंस्क्रिप्शन में अशोक का नाम हमें क्या? अशोक मिलता है, ध्यान रखना। अब ये कौन से इंस्क्रिप्शंस हैं? एक एग्जांपल दे देता हूं आपको। आपने कर्नाटक का नाम सुना है ना? तो कर्नाटक में एक जगह है मस्की, कर्नाटक में एक जगह है मस्की, ठीक है, मस्की रायचूर के पास, ठीक है। तो मस्की में जो इंस्क्रिप्शन मिला अशोक का, इसमें अशोक ने देवानाम पिए भी लिखा है और अशोक भी लिखा है। तो अशोक का अशोक नाम बेसिकली ऐसे कुछ इंस्क्रिप्शंस में मिल जाता है जहां पर अशोक नाम प्रॉपरली लिखा है उसने। अच्छा, ये ब्राह्मी में लिखा हुआ था, बाद में जब इसको डिकोड किए तो पता चला कि देवानाम पिए कोई और नहीं, यही भाई साहब हैं, ठीक है ना। तो उसमें टाइटल भी लिखा हुआ है
दीज इंस्क्रिप्शंस ऑल्सो कंटेन टाइटल, तो टाइटल भी लिखा हुआ है और उसके साथ साथ टाइटल के साथ साथ इसने अपना अशोक नाम भी लिखा हुआ है। सो आफ्टर एग्जामिनिंग ऑल दीज इंस्क्रिप्शन, जब प्रॉपर इंस्क्रिप्शन को सबको एग्जामिन किया गया तो क्या समझे, कंटेंट एक ही है, एक ही बात दो अलग लोग क्यों एक ही जगह पे बोलेंगे, तो एक ही जगह पर अलग अलग लोग अगर हैं और एक ही बात बोलना है तो हो सकता है अलग अलग जगह बोलेंगे, तो एक ही जगह पर दो अलग अलग लोग क्यों सेम बात लिखाएंगे, क्लियर है। और कई जगह पर देवा नाम पिय लिख रहा है, तो जब कई जगह पे देवा नाम पिय लिख रहा है और साथ में मैसेज वही है बुद्ध वाला और धम्मा वाला और कुछ जगह पर अशोका लिखा मिला, तो इसका मतलब देवा नाम पिय ही अशोक है, क्लियर। सो आफ्टर द केयरफुल एग्जामिनेशन, ठीक है, एंड फाइंडिंग दैट दे मैच इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, मैंने कहा ना कि भाई एक ही बात लिखी हुई है, कंटेंट लगभग सेम है, एक ही बात लिखी हुई है सारे इंस्क्रिप्शन में, स्टाइल लिखने की सेम है, लैंग्वेजेस सेम है, क्लियर है और उनका डेट वगैरह भी सेम है। अगर हम उनकी जब एज निकालते हैं, पैलियोग्राफी निकालते हैं, एज निकालते हैं, तो हमको वो भी सिमिलर मिलती है। तो एपिग्राफिस्ट जो हैं यानी जो इंस्क्रिप्शंस के स्पेशलिस्ट्स हैं, इन्होंने कंक्लूड किया कि बेसिकली ये एक ही रूलर के द्वारा लिखाए गए या लिखे गए इंस्क्रिप्शंस हैं, इनमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। तो हिस्टोरिकल एविडेंसेस फ्रॉम इंस्क्रिप्शन समझ में आ गया आपको। चलो यू मे ऑल्सो हैव नोटिस्ड, आपने भी ये ध्यान दिया होगा कि अशोक क्या क्लेम करता है, अशोका क्लेम्स दैट अर्लियर रूलर्स हैड नो अरेंजमेंट्स, क्लियर है। उसने ये भी मेंशन किया हुआ अपने इंस्क्रिप्शन में कि जो इसके पहले के रूलर्स हैं, इसके पहले के रूलर्स थोड़ा सा रिपोर्टिंग के मामले में ढीले हैं, क्लियर है। इफ़ यू कंसीडर द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, अशोक के पहले की आप हिस्ट्री देखो अगर इस पर्टिकुलर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, क्लियर है, तो आपको लगेगा क्या, हो सकता है ये बात पूरी सही नहीं लगी क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य और उसके आसपास जो रूलर्स, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य पर्टिकुलरली जो आपको दिखता है, तो अगर वो रिपोर्ट नहीं लेगा तो फिर इतना बड़ा साम्राज्य कैसे स्थापित कर पाएगा। तब फिर भी हो सकता है बिंदुसार के बारे में वो बात कर रहा हो, या फिर हो सकता है वो बीच में जो एक छोटा सा सिविल अनरेस्ट का भी पीरियड है अशोक के फादर की डेथ यानी बिंदुसार की डेथ और अशोक के सम्राट बनने के बीच में, तो हो सकता है कुछ इस तरीके का रहा हो, जो भी है। तो अगर आपको लगता है कि मतलब इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री देख के ये अंदाज़ा लगाते हो, या आपको लगता है कि हो सकता है ये बात सच रही हो कि अशोक के पहले के जो लोग हैं वो लोग रिपोर्ट लेने में, रिपोर्टिंग लेने में यानी प्रॉपर जायज़ा लेने में कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, शायद उतने ढीले ढाले रहे हों, ठीक है तो अगर सही लगे जो भी है, बट हिस्टोरियंस को तो असेसमेंट करना ही है। सो हिस्टोरियंस हैव टू कॉन्स्टेंटली असेस। अब ये स्टेटमेंट अगर इस तरह का मिलेगा तब तो कान खड़े हो जाएंगे इतिहासकारों के कि क्या इसके पहले के जो राजा थे वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन में इतने ज़्यादा अलर्ट नहीं रहते थे, क्या वो रिपोर्टिंग्स नहीं लेते थे, तो उनको असेसमेंट करना ही पड़ेगा, क्लियर है। तो उन्होंने इंस्क्रिप्शंस का सहारा लिया। हिस्टोरियंस हैव टू कॉन्स्टेंटली असेस स्टेटमेंट्स, इतिहासकारों को बाकायदा माथापच्ची करनी पड़ती है और इंस्क्रिप्शन की जो लैंग्वेज है उसको प्रॉपर केयरफुली जज करना पड़ता है, क्लियर है, कि भैया वो जो लिखा गया है वो सही है या एग्जेगरेट किया गया है, उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखा गया है। तो हो सकता है कहीं कहीं पर ऐसी सिचुएशन हमें देखने को मिल जाए। तो हिस्टोरिकल एविडेंसेस ये भी मिलते हैं इंस्क्रिप्शन से कि कुछ जगह पर प्रॉपर, जैसे आपको बाकायदा सोर्स मिलेगा, एक उस सोर्स में लिखा है कि अशोक ने कहा है कि भाई मैं कुछ भी कर रहा हूँ, कहीं भी हूँ, अपने घर के अंदर के कमरों में अगर मैं सो रहा हूँ, जग रहा हूँ, खा रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, लेकिन रिपोर्ट अगर आती है कोई तो आपको वो रिपोर्ट मुझ तक पहुँचानी है एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। तो ये अशोक लिख रहा है, इससे हमें ये तो पता चलता है कि हाउ अलर्ट ही वॉज एंड हाउ मच इंटरेस्टेड इन द एडमिनिस्ट्रेशन। बट जब वो ये बात लिखता है कि इसके पहले के जो रूलर थे वो इतना ज़्यादा रिपोर्ट्स लेने में, रिपोर्ट रिसीव करने में ध्यान नहीं देते थे, क्लियर है, प्रॉपर अरेंजमेंट्स नहीं होते थे उनके पास। तो अगर प्रॉपर अरेंजमेंट्स नहीं होते थे तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अफगानिस्तान से लेकर और आपके इतने मतलब लगभग सेंट्रल इंडिया का पूरा पोर्शन कैप्चर किया, या मैं कहूँ कि मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया, तो क्या बिना रिपोर्ट लिए इतना आसान था? तो शायद यहाँ पर वो कुछ ऐसे फ्रंट्स के बारे में बात कर रहा होगा, या शायद वो सिर्फ धम्म के बारे में बात कर रहा होगा, ठीक है, कि पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन तो बहुत अच्छे से किया उन लोगों ने, लेकिन शायद कुछ कुछ ऐसे डोमेन्स थे जिनको छोड़ दिया होगा। डिड यू नोटिस दैट देयर वर वर्ड्स विद इन ब्रैकेट्स, ठीक है, इंस्क्रिप्शन में कई जगह पर ऐसे ऐसे कुछ शब्द हैं जो कि अलग से एक्सप्लेन किए गए हैं या ब्रैकेट्स पे लिखे गए हैं, ठीक है। तो एपिग्राफिस्ट समटाइम ऐड दीज टू मेक द मीनिंग, वो कोशिश करते हैं, जैसे होता है कि कोई बात
फ्लो में कही जा रही है और उसमें कोई फिर अलग से, जैसे नॉर्मली हम लोग लिखते हैं तो कहीं पर किसी एक मीनिंग को स्पेसिफाई करने के लिए उसको ब्रैकेट्स में लिख देते हैं, क्लियर है। तो इतिहासकार उसको समझने की कोशिश करते हैं, क्लियर है, कि भैया उस वाक्य की या उस ब्रैकेट में लिखी चीज़ की मीनिंग क्लियर हो जाए। दिस हैज़ टू बी डन केयरफुली, बड़ी सावधानी के साथ। क्यों? क्योंकि जरा भी मीनिंग यहाँ वहाँ हुई तो फिर यहाँ का वहाँ हो जाएगा सब कुछ, है कि नहीं, कुछ और निकल के आ जाएगा। मतलब जब आप डिकोड कर रहे हैं तो आपको वही डिकोड करना है ना जो लिखा हुआ है, क्योंकि अगर आपने उसको प्रॉपर डिकोड नहीं किया, या जो गैप्स हैं, ब्रैकेट्स हैं, या जो अलग से थोड़े थोड़े स्पेसिफाई किए गए सेंटेंसेस हैं, उनको अगर आपने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा तो फिर जो ऑथर लिख रहा है उसकी तो मीनिंग ही चेंज हो जाएगी। तो ये लोग इंश्योर करते थे दैट इंटेंडेड मीनिंग, जो ऑथर का इंटेंशन है, इरादा है लिखने का, उसका मतलब नहीं बदलना चाहिए, वो मीनिंग नहीं बदलनी चाहिए, वो चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। क्लियर है। अब जो भी बात रही हो, जैसा रिपोर्टिंग के मामले में जो अशोका कह रहा है, ठीक है, हो सकता है उसको थोड़ा सा वहाँ पे बढ़ा चढ़ा के पेश कर दिया गया हो, या फिर हो सकता है वो चीज़ क्लियर ना हो पा रही हो इतिहासकारों को, ये भी हो सकता है। क्योंकि जैसे धम्म की बात है, अब धम्म का डिपार्टमेंट तो ऐसा नहीं था कि चंद्रगुप्त मौर्य कोई इरिलीजियस पर्सन था, वो भी जैन धर्म का सपोर्टर था। इसके अलावा वो एक बड़ा सेकुलर टाइप का भी पर्सन था, ठीक। तो उसने भी कभी कोई धर्म थोपा नहीं है लोगों के ऊपर। हर जो भी जिनकी प्रैक्टिस आस्था है, जिस पे भी है, वो फॉलो करने की आज़ादी थी। तो माइट भी अशोक इस तरफ पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा होगा कि धम्म से रिलेटेड ज़्यादा रिपोर्टिंग नहीं लेते थे लोग, बाकी सारे कामों में रहते थे, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक रिपोर्टिंग लेते रहते थे। तो हो सकता है ऐसा कुछ होगा जिसको हिस्टोरियंस नहीं प्रॉपर वो कर पाए होंगे। चलो, हिस्टोरियंस हैव टू मेक अदर असेसमेंट्स एज वेल। इसके अलावा कुछ और छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं उस इंस्क्रिप्शन में जिनको इतिहासकारों को ध्यान रखना है। इफ अ किंग्स ऑर्डर वेर इंस्क्राइब्ड इन नेचुरल रॉक, मान लो किसी राजा का आदेश, ऑर्डर जो है वो पूरे पत्थर पे, रॉक पे, चट्टान पे इंस्क्राइब किया गया है, ठीक है। क्योंकि आपने देखा है जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो कैसे हैं, अशोक के 3 तरीके के इंस्क्रिप्शंस हैं, ठीक है। मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं, माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं और पिलर इंस्क्रिप्शंस हैं, ठीक है। ये 3 तरीके के इंस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलते हैं, मेजर रॉक एडिक्ट्स, माइनर रॉक एडिक्ट्स और पिलर एडिक्ट्स, ठीक है। तो मेजर रॉक एडिक्ट्स में क्या करते थे कि बड़े बड़े रॉक पे ही वो लिखवा देते थे मैसेजेस को। तो हो सकता है कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज हो या डिटेल में कुछ बातचीत करनी हो अपनी प्रजा के साथ में, तो वो यहाँ पे करवा दिया गया। इसके अलावा माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं तो छोटे छोटे स्लैब्स में, स्टोन स्लैब्स में लिखा दिया जाता था उनको, ठीक है। फिर पिलर तो आप समझ गए कि एक पर्टिकुलर पिलर, जैसे लॉयन पिलर का जो हमने जिक्र किया था, है ना, लॉयन कैपिटल अशोका वाली सारनाथ की, तो वहाँ पे भी ऐसा, तो पिलर इंस्क्रिप्शन हो गए। तो मान लो जब कुछ ऐसा है कि अशोक का या किसी भी राजा की बात कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि बुक में राजा दिया गया है सिंपल। तो इफ़ अ किंग्स ऑर्डर वेर इंस्क्राइब्ड ऑन नेचुरल रॉक, ठीक है, अगर किसी भी राजा का आदेश जो है वो एक प्रॉपरली चट्टान ही है और एज इट इज़ उस पर मैसेज इंस्क्राइब करवा दिया गया है, खुदवा दिया गया है, नियर सिटीज़, ठीक है, शहरों के पास, और इंपॉर्टेंट रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन, मान लो ट्रेड नेटवर्क है उसके आसपास किसी बड़ी चट्टान पे मैसेज इंस्क्राइब करवाया गया है, या किसी बड़ी शहर के पास में किसी बड़ी चट्टान पे वो मैसेज इंस्क्राइब करवाया गया है, तो क्या इसका ये मतलब होगा कि जो वहाँ पर आने जाने वाले लोग होंगे वो रुकें, पढ़ें और देखें? क्या ऑब्वियस ही बात है, शायद यही मीनिंग होगा कि जितने भी लोग यहाँ से आते जाते हैं उन लोगों के लिए रिलेवेंट कोई मैसेज होगा, सोशल ऑर्डर से, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, या नॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड, ठीक है, कि आप शहर में एंटर हो रहे हैं, थोड़ा हिसाब किताब में रहिएगा, है ना, आपके ऊपर नज़र है, हिसाब किताब से पेश आइएगा, या जो कुछ भी हो। तो क्या पर्पज़ यही है कि वुड पासर्स बाय, जो आने जाने वाले लोग हैं, वहाँ से गुजरने वाले लोग हैं, उन पर ध्यान दें। अब इतिहासकार ये मान के चलते हैं कि उस समय लिटरेसी इतनी ज़्यादा वाइड स्प्रेड नहीं रही होगी, तो ऑब्वियस ही बात है ना कि शायद इतने ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं रहे होंगे, क्लियर है, या फिर पढ़े लिखे रहे होंगे ना। डिड एवरीबडी थ्रू आउट दी सब कॉन्टिनेंट अंडरस्टैंड द प्राकृत, ठीक है। पाटलिपुत्र में जो भाषा इस्तेमाल होती थी, ये भाषा क्या उत्तर पूर्व के या उत्तर पश्चिम के सभी लोग जानते थे बहुत अच्छे से। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा आप कह सकते हो कि हिस्टोरिकल एविडेंसेस जो हमें मिलते हैं, इन हिस्टोरिकल एविडेंसेस में भी जैसे चीज़ें क्लियर होंगी। सेकंड, इसके बाद जो हम मतलब इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे वो इसी बात पे होगा कि क्या इंस्क्रिप्शंस हमको नहीं बता पाते हैं, कौन सी चीज़ क्लियर नहीं हो पाती है। तो फिर आगे जाके कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि
अब इस तरह के मैसेज इंस्क्राइब्ड तो हैं बड़ी बड़ी चट्टानों पे, रॉक पे, पर क्या सभी लोग जो वहाँ से निकलते हैं वो पढ़े लिखे हैं? या फिर नहीं पढ़े लिखे हैं तो अशोक या दूसरे राजा कुछ अपॉइंट करके रखेंगे कि लोग बीच में फिर रुके, 2 मिनट रुको भाई, ये लिखा हुआ है समझ के जाओ, ऐसा करना है या ऐसा नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स, ठीक है। तो क्या ऐसा इनको इतिहासकारों को लग रहा है कि एवरीबडी थ्रू आउट सब कॉन्टिनेंट अंडरस्टैंड, क्या सभी लोगों को प्राकृत भाषा या जिस दूसरी भाषा में इंस्क्रिप्शन लिखा वो समझ में आती थी? क्लियर है। वुड द ऑर्डर्स ऑफ द किंग हैव बीन फॉलोड, क्या सभी लोग उसको समझते थे और फॉलो करते थे? आंसर्स टू सच क्वेश्चंस आर नॉट ऑलवेज इजी टू फाइंड। देखो मैंने कहा ना कि इतिहासकार यहाँ आपके फिर थोड़ा सा हथियार डाल देंगे कि कुछ कुछ चीज़ें यहाँ 100% क्लियर नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि ये बातें ही ऐसी हैं, कहाँ से क्लैरिटी आ जाएगी? क्लियर है। चलो, सम ऑफ दीज प्रॉब्लम्स आर एविडेंट इफ यू लुक एट द अशोकन इंस्क्रिप्शन। सोर्स 11 जो आप पढ़ोगे आपकी बुक पे अलग से जो बॉक्स दिए गए हैं उनमें जो सोर्स 11 है, इसमें आप जब देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कुछ कुछ चीज़ें आर एविडेंट इफ यू लुक एट एन अशोकन इंस्क्रिप्शन। ऐसी जो समस्याएं हैं, जिन समस्या के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, इनमें से कुछ एक ऐसी समस्या है जो सोर्स 11 में आपके दी हुई है, और आप जब पढ़ोगे उसको तो समझ में आएगा। विच हैज़ बीन ऑफन बीन इंटरप्रेटेड एज रिफ्लेक्टिंग द एंग्विश ऑफ द रूलर। ये वही जो मैं बता रहा था अभी, है ना, कौन सी रिपोर्टिंग वाली बात, तो रिपोर्टिंग वाली बात से रिलेटेड है यहाँ पे। तो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं नहीं, यहाँ पे सोर्स 11 में वो वाली बात है जब वो क्या नाम है वहाँ पे उड़ीसा पे कलिंग में अटैक करता है। ओके ठीक है ना, ध्यान रखना। तो सोर्स 11 वाला जो बॉक्स है आपका, वहाँ पे जब वो कलिंग में अटैक करता है, कलिंग में अटैक करने के बाद फिर बहुत ज़्यादा एंग्विश, दुखी हो जाता है ना, उसके अंदर वेदना, दुख, कष्ट, दर्द, पीड़ा उठ जाती है, और वो कहता है यार कितने हज़ारों लोगों को मैंने मरवा दिया एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा हासिल करने के चक्कर में। तो वो पूरा सोर्स 11 है ना। तो कभी कभी इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं, इंस्क्रिप्शन जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं शासक, रूलर के भीतर जो दुख, दर्द, कष्ट चल रहा होता है, ठीक है। सो विच हैज़ ऑफन बीन इंटरप्रेटेड एज रिफ्लेक्टिंग द एंग्विश, यानी इंस्क्रिप्शन से कई बार हमें इस तरह की चीज़ें पता चल जाती है। तो देखो दोनों चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से कि कुछ चीज़ें ऐसी भी लिखी हुई हैं। क्या कह रहा है हिस्टोरिकल एविडेंसेस, तो कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे वो बता रहा है कि समझ में भी आ रहा है इंस्क्रिप्शन से ईजिली, क्लियरली, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हमें समझ में नहीं आती हैं और वो वेग रह जाती हैं, अनक्लियर रह जाती हैं। क्लियर है। एज वेल एज मार्किंग अ चेंज इन दिस एटीट्यूड टुवर्ड्स वॉरफेयर, यानी कि जो अशोक के मन में दुख था कलिंग वॉर को लेके, और उसके बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया और वो युद्ध के प्रति पूरी तरीके से बदल गया। यानी वो जो एग्रेसिव रूलर था, ठीक है, वो एक पीस लविंग रूलर हो गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है, वो एक पीस लविंग पर्सनैलिटी बन गया। क्लियर। तो आगे हम देखेंगे द सिचुएशन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स वंस वी मूव बियॉन्ड रीडिंग द इंस्क्रिप्शन, ठीक है। यानी इंस्क्रिप्शंस की जो फेस वैल्यू है, इंस्क्रिप्शंस का जो महत्व है, उसके बियॉन्ड जब हम समझने की कोशिश करते हैं, इंस्क्रिप्शन में जो लिखा है, इंस्क्रिप्शन ने जो बता दिया आपको उतना तक तो ठीक है, लेकिन जब आप इंस्क्रिप्शंस के बियॉन्ड जाने की कोशिश करते हैं तब आपके साथ बड़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। क्यों? अंधेरा छा जाता है, क्लियरिटी ही नहीं मिलती है। वाइल अशोकन इंस्क्रिप्शन हैव बीन फाउंड इन प्रेजेंट डे ओडिशा, द वन डिपिक्टिंग हिज एंग्विश इज मिसिंग। अब बियॉन्ड डे लोग जब जाने की सोचेंगे कि हम चलो उड़ीसा चले जाएं, और उड़ीसा में कोई इंस्क्रिप्शन में तो मिल गया यहाँ पे हमें ये चीज़ लिखी हुई, लेकिन जहाँ ये वॉर हुआ क्या उस जगह पर, उस प्लेस से रिलेटेड कोई एविडेंस हमको मिलता है? तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है। और वहाँ पे ऐसा है, ठीक है, अशोक के जो इंस्क्रिप्शन हैं जो उड़ीसा में हैं, ऐसा नहीं कि उड़ीसा में अशोक के इंस्क्रिप्शंस नहीं है, लेकिन उड़ीसा में लगे हुए अशोक के इंस्क्रिप्शंस में अशोक की ये वेदना, ये दुख नहीं मिलता। तो उसने उड़ीसा पे क्यों नहीं लगवाया? अब जो भी रीज़न हो, इन अदर वर्ड्स द इंस्क्रिप्शन हैज़ नॉट बीन फाउंड इन द रीजन दैट वाज कॉन्कर्ड। माइट भी उसने उस जगह पे जानबूझ के नहीं लगवाया हो। अब वैसे भी दुखी, दर्द, पीड़ा उसके मन में है ही है, और उल्टा वहाँ जाके और इंस्क्रिप्शन लगवाए तो और मतलब दर्द और बढ़ाए एक तरीके से। तो हो सकता है ऐसा कुछ सिचुएशन रहा हो। क्लियर। तो हो सकता है ऐसी जगह जहाँ पर कॉन्कर किया है उसने जानबूझ के नहीं लगवाया हो, या ऐसी जगहों पर ना लगवाते रहे हो राजा, तो ना लगवाते रहे हो ये उतना नहीं लगता। लेकिन इसको इस तरीके से अगर इंटरप्रेट किया जाए कि हो सकता है उसका एक इमोशनल जो एक है ना सेटबैक है यहाँ पे, उसको बार बार रिफ्रेश नहीं करना चाहता, वो अपनी मेमोरी से पूरी तरीके से हटा देना चाहता है, और इनफैक्ट वो दूसरों की नज़र में भी अपने आप को बुरा नहीं बनाना चाहता, इसलिए भी वो वहाँ पे लोगों के लिए भी नहीं लगाना चाहता कि लोग पढ़ेंगे और उनके दिमाग में मेमोरी फ्रेश होगी। तो ख़राब मेमोरीज़ को जानबूझ के
डिलीट करना चाहता है। क्लियर है? तो हो सकता है ये रीज़न रहा हो। व्हाट आर वी टू मेक ऑफ दैट? हम ये लगाने वाले यानी क्या कहते हैं ना उसको, अंदाज़ा लगाने वाले कौन होते हैं? एक्चुअली हम ही लगाएंगे और क्या, कौन लगाएगा दूसरा। बट इतिहासकारों को जब नहीं समझ में आता तो वो इस तरीके की बातें कर सकते हैं। चलो, सो इज इट दैट द एंग्विश ऑफ द रिसेंट कॉन्क्वेस्ट वाज टू पेनफुल? ये देखो बात में आखिर वही चीज़ कह रहे हैं कि क्या वो इतना दर्द भरा था, ठीक है, कि रूलर वॉज अनेबल टू एड्रेस द इशू? यस, माइट बी। हम अपने सबसे बड़े दुख को, और खासकर उस दुख को जिसमें हम अपने आप को क्या मानते हैं कि ये मेरी वजह से हुआ, तो कई बार हम उसको भूलना भी तो चाहते हैं, अवॉइड करना भी चाहते हैं। प्लस मेरी वजह से हुआ वो तो ठीक है, लेकिन अब जब मैं इसको रिफ्रेश कराऊंगा पब्लिक की नज़र में, अब इंस्क्रिप्शन लगवा दूंगा मैं, तो लोग देखेंगे बार बार ना, और मेरी वजह से कितने लोगों की डेथ हुई है, तो वो इंस्क्रिप्शन पढ़ के उनके दिमाग में मेमोरी रिफ्रेश होना शुरू हो जाएगी। और जब मेमोरी रिफ्रेश होना शुरू हो जाएगी तो बात पर मुझे ही कोसेंगे ना। और मैं दूसरी तरफ इंस्क्रिप्शंस लगवा के क्या चाह रहा हूँ? मैं इंस्क्रिप्शन लगवा के पीस, लॉ एंड ऑर्डर, एक होता है ना यूनिवर्सल ब्रदरहुड वाला जो कॉन्सेप्ट है, धम्मा वाला, पीस वाला जो कॉन्सेप्ट है, ब्रदरहुड वाला जो कॉन्सेप्ट है, उसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं यही चीज़ पोर्ट्रेट करता रहूँगा तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे बारे में अच्छा कहाँ से सोचेंगे लोग? खराबी सोचेंगे ना। By now it is probably evident that there are limits to what epigraphy can reveal. How inscriptions are deciphered में अब हम देखते हैं कि कमियां और अच्छाइयां, क्या दिखता है क्या नहीं दिखता, सब देख लिया, लेकिन ये बात जरूर क्लियर होके निकल के आ गई। प्रोबेबली एविडेंट, यानी ये बात 100% समझ में आ गई हमको अभी तक कि देयर आर लिमिट्स। एपिग्राफी यानी स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन जो है, एपिग्राफी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शंस की जो इंफॉर्मेशन है, या इंस्क्रिप्शंस जो है वो लिमिटेड इंफॉर्मेशन देते हैं हमें। दे कैन नॉट रिवील एवरीथिंग, हर चीज़ को वो रिवील नहीं कर पा रहे हैं। समटाइम्स देयर आर टेक्निकल लिमिटेशन, जैसे टेक्निकल लिमिटेशन अभी आपको इतनी सारी दिख गई कि जो भावनाएं हैं आप वो नहीं समझ पा रहे हैं। क्लियर है? तो बहुत सारी टेक्निकल लिमिटेशंस आ जाती हैं यहाँ पे। इसके अलावा मतलब थॉट्स तो है ही हैं, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निकल जो हिंड्रेंस या ड्रॉबैक आता है वो आता है लिखावट के ऊपर। समटाइम्स लेटर्स आर वेरी फेंटली इनग्रेव्ड, बच्चे से समझ में नहीं आ रहे। जो इतना सालों पुराना अभिलेख है वो कितने सालों की धूल, मिट्टी और कई परतों की जो लेयर है उससे निकल के आ रहा है, जिसमें पत्थर बोल्डर भी हो सकते हैं, तो कई बार डिस्टॉर्ट हो गए। तो जो प्रॉपरली इनग्रेवमेंट बना था, खुदा हुआ था जो लेटर, वो अब उतना क्लियर नहीं होगा, फेंट हो गया। एंड दस रिकंस्ट्रक्शन आर अनसर्टेन। तो अब मान लो दा का सा बन गया, सा का पा बन गया, या क्या किसका क्या बन गया है ना। मान लो एक दो लेटर में सिमिलैरिटी आ रही है ना। ए ईडी को लिखना था, ऊपर थोड़ा सा ऐसा गड्ढा हो गया तो वो ए है ना, एनक हो गया, या जो भी है इस तरीके से। मतलब माइनर डिटेल्स को ध्यान देते हैं हिस्टोरियंस जब एपिग्राफी डिकोड करना शुरू करते हैं। अब वहाँ पर एक लेटर जो है, मान लो अगर लिखा था वाह, और एक लंबे खुदाई के दौरान उसमें कुछ स्क्रैच बन गया तो वो फिर पढ़ना पड़ेगा, आधा का जैसा कुछ है। तो समझ रहे हो, यानी कि कई बार ऐसे लेटर्स जो है वो जब फेंट हो जाते हैं, उसमें क्लियर नहीं होते हैं, तो उनकी मीनिंग को रिकंस्ट्रक्ट करना, उनकी मीनिंग को वापस से बहुत अच्छे से समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऑल्सो इंस्क्रिप्शंस में भी डैमेज, कई बार टूट गए इंस्क्रिप्शंस, या लेटर्स ही मिस हो गए उस पर्टिकुलर एरिया के, ठीक है ना, काफ़ी इरोजन वगैरह की वजह से या फ्रिक्शन वगैरह की वजह से डिस्टॉर्ट हो गया, उनका पूरा फॉर्म ही इरेज हो गया एक तरीके से। तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, कैसे रिकंस्ट्रक्ट करोगे, कैसे समझोगे, कैसे उसको डिकोड करोगे कि क्या लिखा हुआ था, क्या कहना चाह रहा है। इसके अलावा इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू बी श्योर द एग्जैक्ट मीनिंग, जो मैंने कहा। मतलब भावनाओं को समझना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार। जैसे अभी आपने देखा कितनी दिक्कत हो रही थी समझने में, ठीक है। अशोक जो है वो रिपोर्टिंग के बारे में बता रहा था, और अशोक ने एंग्विश वाला जो अपना एक्सप्रेस किया है, इनमें हिस्टोरियंस के बेचारों के पसीने निकल गए, समझ नहीं आ रहा उनको कि अशोक कहना क्या चाह रहा है। तो कई बार जो इंस्क्रिप्शन है उनकी जो एग्जैक्ट मीनिंग है शब्दों की, है ना, उसको समझ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हो सकता है वो किसी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में या किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बारे में बात कर रहे हों, लेकिन अब एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, क्या भावना है, क्या थॉट प्रोसेस है इसके पीछे, ये 100% कन्वे नहीं हो पाता है, बीच में गैप हो जाता है, हम उसको अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। तो ये सारी लिमिटेशंस जो है वो हमें देखने को मिलती हैं। चलो, ऑल्दो सेवरल थाउजेंड इंस्क्रिप्शंस हैव बीन डिस्कवर्ड, अभी तक हज़ारों इंस्क्रिप्शंस डिस्कवर्ड
हुए हैं, डिस्कवर हुए हैं, ध्यान रखना। यानी कुल मिला के लगा लो अंदाज़ा, अगर सारे डिकोड हो जाएं तो शायद इतिहास का अलग डायमेंशन खुल के आ जाए, लेकिन नॉट ऑल हैव बीन डिसाइफर्ड, पब्लिश्ड एंड ट्रांसलेटेड। इतनी माथापच्ची अशोका के इंस्क्रिप्शन में ही हो गई कि इन्होंने हथियार डाल दिए कि भैया रहने दो, हमको डिकोड ही नहीं करना है। क्लियर? तो हज़ारों इंस्क्रिप्शंस जो है वो डिस्कवर हुए हैं, लेकिन उनमें बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस अभी डिसाइफर नहीं हो पाए। कुछ डिसाइफर थोड़ा बहुत हो पाए तो पब्लिश नहीं हो पाए, ठीक है, ट्रांसलेट नहीं हो पाए। हो सकता है फिर अंग्रेज चले गए हो तो भारत सरकार ने कहा हो कि छोड़ो यार, क्या अभी बहुत सारा डेवलपमेंट का काम करना है, कहाँ पैसा लगा रहे हो, ठीक है, तो ये काम नहीं हो पाया। इसके अलावा मेनी मोर इंस्क्रिप्शंस मस्ट हैव एग्जिस्टेड। हो सकता है अभी कुछ और होंगे जिनको डिस्कवर नहीं कर पाए होंगे हम लोग, विच हैव नॉट सर्वाइव्ड। कुछ ऐसे होंगे जो पूरी तरीके से टूट गए होंगे, ब्रेक हो गए होंगे, समय की रेत में कहीं खो गए होंगे, ठीक है। तो जो कुछ भी अवेलेबल है प्रेजेंट में, वर्तमान में, वो जस्ट एक फ्रैक्शन है। इट इज जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ व्हाट वाज इंस्क्राइब्ड। मतलब कहने का कि इट इज जस्ट अ फ्रैक्शन, समझ रहे हो, एक हिस्सा है, पूरा तो हमें पिक्चर मिला ही नहीं। पिक्चर का एक एपिसोड ट्रेलर जैसा कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा है, उतने में ही आपका इतिहास इतना रिच हो गया। मतलब अंदाज़ा लगाओ, मेरे कहने का ये है कि हो सकता है अगर आपको पूरा इतिहास पता चल जाता तो बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशंस जो मिलनी चाहिए थी, वो मतलब जो डिज़र्व करते हैं हम, वो शायद निकल के आती। देयर इज़ अनदर परहैप्स मोर फंडामेंटल प्रॉब्लम। एक और बेसिक समस्या यहाँ पे निकल के आती। क्या है बेसिक समस्या? नॉट एवरीथिंग दैट वी मे कंसीडर पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट। कई बार इतिहासकार जो देखना चाहते हैं हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो उनको मिलता नहीं है। जैसे फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है कि कुछ कुछ चीज़ों को, कुछ कुछ इंसिडेंट्स को हिस्टोरियंस क्या है, पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, या इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे ट्रेड वगैरह की बात, अब ये तो सिग्निफिकेंट मानते हैं, लेकिन जब वो सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन दर्ज हो इंस्क्रिप्शन में तब ना। अगर मान लो किसी पर्टिकुलर, जैसे गुप्ता एरा की या मॉडर्न एरा की कुछ इकोनॉमी के बारे में जानना चाहते हैं इतिहासकार कि कैसे होता था सटीक तरीके से ट्रेड, प्रॉपर एकदम सिस्टम बन जाए हमारा, क्लियर। या फिर मान लो जब मौर्य के बाद डाउनफॉल आता है, उस ज़माने में हमको पता चल जाए, तो या फिर उसके भी पहले इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में और सटीक जानकारी पता चल जाए, तो हमको इंस्क्रिप्शन उस दौर के मिल जाते हैं, लेकिन उन इंस्क्रिप्शन में ये सटीक इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़रूरी तौर पर दर्ज नहीं होती है। उदाहरण के लिए एक बात कह रहे हैं कि रूटीन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ओके, फॉर इंस्टेंस रूटीन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड द जॉयज एंड सोरोज ऑफ डेली एग्जिस्टेंस। मतलब कहने का कि लोगों का जो डेली लाइफ है, इस डेली लाइफ में सुबह से उठ के इंसान रात को सोने तक की जो एक्टिविटीज़ हैं, इनमें वो कौन से ऐसे काम करता है जो अम्यूज़मेंट वाले हैं, खुशी वाले हैं, जो उनको आनंद देने वाले होते हैं, किन कामों में लोगों को दुख महसूस होता था, किन कामों में अच्छा नहीं महसूस करते थे, या उस समय जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी वो रूटीन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ क्या होती थी, कैसे वो बेसिकली खेती शुरू करते थे। जैसे मिडीवल का पता चल जाएगा आपको, मिडीवल एरा का, तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि कैसे कैसे बुवाई हो रही है, हार्वेस्टिंग हो रही है, उसके बाद प्रॉपर फिर और स्टेजेस हैं। लेकिन एंशंट इंडियन हिस्ट्री का पोर्शन जो है, या इनफैक्ट एंशंट में आपको यूरोप में भी ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है, तो वहाँ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आपको ये समझना कि रूटीन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या हैं, एग्जैक्टली कैसे शुरू करते थे वो लोग पूरी खेती की प्रक्रिया। हो सकता है उस समय थोड़ा सा कुछ डिफरेंट रहा हो, तो एक सटीक हमको जो पता होना चाहिए वो नहीं पता चलता। क्लियर है? नो मेंशन द इंस्क्रिप्शन, मतलब इन चीज़ों का इंस्क्रिप्शन में कुछ मेंशन ही नहीं है, ठीक है। मतलब कुल मिला के ये लोग क्या है, ये लोग जो चीज़ें लिखते हैं इंस्क्रिप्शंस में, वो ये कहाँ फोकस करते हैं, विच फोकस ऑन मोर ऑफन देन नॉट, यानी अक्सर जो चीज़ें नहीं होती हैं, कभी कभी स्पेसिफिक होती हैं, ग्रैंड लेवल पर होती हैं, यूनिक इवेंट्स जो होते हैं, इनको तो इंस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से कैरी करता है, बहुत अच्छे से दिखाता है, बताता है कि राजा त्यौहार के दौरान कैसा कर रहा है, दान देता है तो कैसे कर रहा है। इस तरह के इवेंट हैं, त्योहारों के इवेंट पता चलते हैं, राज्य के जब उत्तराधिकारी घोषित हो रहे हैं या राजा बन रहे हैं तो उसके बारे में पता चलता है, वॉर के बारे में पता चलता है, लेकिन डेली लाइफ के पैटर्न के बारे में हमें उतनी जानकारी यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। क्लियर है? इसके अलावा द कंटेंट ऑफ इंस्क्रिप्शन ऑलमोस्ट इनवेरिएबली क्या प्रोजेक्ट करता है, यानी जो कंटेंट, जो मैटर, सब्जेक्ट मैटर लिखा हुआ है इंस्क्रिप्शन का, वो ज़्यादातर आपको क्या बताएगा कि किसने उस इंस्क्रिप्शन को, किस व्यक्ति ने उस इंस्क्रिप्शन को लिखवाया या कमीशनड करवाया। क्लियर है?
उस समय के व्यक्तियों के बारे में ज़्यादा सटीक इन्फॉर्मेशन ये नहीं देता, जैसे कि दे नीड टू बी जक्सटापोज विथ अदर पर्सपेक्टिव। भाई दूसरी चीज़ें भी उसमें आनी चाहिए ना, जिससे बेटर अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। अब ये लिखने वाले जो राइटिंग है इनको थोड़ी, मतलब ये बड़ा सिंपल सी चीज़ है कि भाई उस समय वो व्यक्ति विशेष अपने बारे में लिखवा रहा है ना, वो ये थोड़ी सोच रहा है कि भविष्य में आने वाले लोग इतिहास पढ़ेंगे मॉडर्न टाइम पर, सीबीएसई में ये चीज़ें आ जाएंगी। बहरहाल मतलब आप ये कह सकते हो कि हाँ, इतिहासकार ये एक्सपेक्ट करते हैं उससे कि कम से कम उसने अगर लिखवाया है तो इस तरह से लिखवा देता कि आने वाली उसकी जनरेशन एकदम 100% क्लियर कट रहे ना, वेग ना हो। मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि महाराज ने ऐसा जन्मदिन था और ये गिफ्ट कर दिया, पर ठीक है महाराज को सिर्फ जन्मदिन का मेंशन करना था, वहाँ ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं करना था, तो महाराज ने उस हिसाब से चीज़ें मेंशन करी हुई हैं। ठीक है, चलो, तो इस तरीके से हमने जो है इंस्क्रिप्शंस के बारे में समझ लिया बहुत बढ़िया तरीके से। आपको बहुत अच्छे से जानकारी है। ह्यूमैनिटीज़ बैच जो है ऑलरेडी रनिंग एंड यू हैव ग्रैंड ऑफर आपके पास अभी भी समय है। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द ह्यूमैनिटीज़ बैच यू कैन अवेल द ऑफर 20% ऑफ डिस्काउंट बाय यूजिंग द कोड इंद्र। आप तो ये कोड इस्तेमाल करो, और कोड जब इस्तेमाल करोगे तो यू विल अवेल द ऑफर। एट द सेम टाइम CUET बैच, द सेम ऑफर इज एप्लीकेबल फॉर द CUET बैच ऑल्सो। ठीक है, तो अब माइट भी ये अगर निकल भी गया होगा तो भी आप जब एनरोल करने जाएंगे तो आप ये कोड इंद्र इस्तेमाल करेंगे तो भी आपको एक जो डिस्काउंट एटलीस्ट जो मिलना चाहिए अभी भी, वो वाला डिस्काउंट आपको यहाँ पर अवेल हो जाएगा। और ये दोनों क्लासेस जो है वो आपकी प्लस प्लेटफॉर्म पर हो रही हैं। ठीक है, प्लस प्लेटफॉर्म की क्लासेस का बेनिफिट आपको बहुत अच्छे से पता है। जैसे अभी हम यूट्यूब में बात कर रहे हैं और यूट्यूब में मैं जो आपसे इंटरैक्ट हो रहा हूँ, इस दौरान हो सकता है आपके दिमाग में कुछ छोटे मोटे डाउट्स आ सकते हैं, क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यहाँ पर बात करना तो संभव ही नहीं है, कमेंट कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन प्लस क्लासेस में यू हैव ऑप्शन टू इंटरैक्ट विद द टीचर। यू कैन इंटरैक्ट विद द टीचर यूजिंग द चैट एंड इमोजी ऑप्शन। एट द सेम टाइम यू कैन आस्क योर डाउट्स यूजिंग द क्वेश्चन टैब। क्वेश्चन टैब का इस्तेमाल करके आप डाउट्स भी पूछ सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। इसके अलावा ये तो आपका हो ही गया, प्लस अब आप कितना सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये भी आप एसेस कर सकते हैं। जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो वहाँ पर पोल ऑप्शन आता है, यानी कि आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे और आप उनमें से जो, जैसा कि MCQ का पैटर्न होता है आपको पता है, आपने तुरंत आंसर को क्लिक किया और ऐसा ही आपके साथ बहुत सारे बच्चे करेंगे। तो आप इससे अपनी लर्निंग को भी एसेस कर सकते हो कि आपने कितना सीखा। एट द सेम टाइम लीडर बोर्ड के थ्रू आप ये देख सकते हो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, कितने फास्ट, कितने स्पीडी तरीके से आप आंसर देते हो, क्योंकि लीडर बोर्ड जब जनरेट होगा आपके नाम के साथ उसमें लिखा रहेगा कि इतने सेकंड्स में आपने ये आंसर दिया है। ठीक है, एट द सेम टाइम यू कैन अवेल स्कॉलरशिप। आप स्कॉलरशिप टेस्ट अवेल कर सकते हैं, स्कॉलरशिप अटेन करके आप अपनी पढ़ाई भी फंड कर सकते हैं। और ये सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे व्हेन यू यूज़ योर कोड। जब आप ये कोड इस्तेमाल करेंगे, तो आप जब एनरोल करने जाएं बैचेस में तो ध्यान रखें कि आपको इस्तेमाल करना है कोड इंद्र। ठीक है, INDRA। ऑलराइट, एंड यू कैन एसोसिएट थ्रू द टेलीग्राम। ठीक है, आप टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ भी सकते हैं। आप टेलीग्राम में सोशल स्कूल चैनल से जुड़ें एंड यू कैन गेट दी अपडेट, लेटेस्ट अपडेट जो भी हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे जो भी मान लो स्केड्यूल बन रहा है, स्केड्यूल बनने के साथ साथ जो भी यूट्यूब पे अगले आने वाले हैं आगे के फीचर्स, इसके अलावा नोट्स हो गए, तो जो भी आगे की डेली की अपडेट्स हैं वो सारी अपडेट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। एट द सेम टाइम वी आर डन विद द लेक्चर, और हमने यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस के बारे में जानकारी ले ली। अभी इसका एक छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ है, उस टॉपिक के साथ जल्द से जल्द मैं हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए बने रहिए आप सोशल स्कूल प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू।